आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में पढ़ा रहे थे। तो जिसमें से हमने ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह और रज़िया के बारे में पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे बहराम शाह। तो क्रम क्या है गुलाम वंश का? 1200 गुलाम वंश कब से कब तक रहता है? 1206 से 1290। 1290। इसमें कौन कौन होते हैं? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह, रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह के बाद रज़िया आती, रज़िया सुल्तान, और उसके बाद बहराम शाह। ये दोनों लोगों को कुतुबी वंश से संबंधित कहा जाता है। ये सम्मी वंश से संबंधित हैं और बलबन से बलबनी वंश स्टार्ट होगा। तो गुलाम वंश के अंतर्गत ऐबक, फिर उसके बाद आराम, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह, रज़िया और बहराम शाह। ये भाई ही थे रज़िया के। दिल्ली सल्तनत मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये कब से कब तक रहता है? 1240 से 1242। मुइजुद्दीन बहराम शाह कब से कब तक? 1240 से 1242। तो बहराम शाह षड्यंत्र करता है और रज़िया की हत्या करवा देता है। उसके बाद ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये भी एक नाम मात्र का सुल्तान होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? चालीसा, जो 40 गुलामों का संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, वही थे। तो उनके पास ही शक्ति होती, वास्तविक शक्ति। फिर एक पद बनता है नायब ए मुमलकात का। किसका? नायब ए मुमलकत या कात। तो ये संरक्षक का पद होता था। जो शासक होता था या सुल्तान होता था, उसके संरक्षक का यह पद होता था। तो उस पर बैठाया गया एतगिन को। ये पद क्यों बनाया था? किसने बनाया था? तुर्की अमीरों ने बनाया था। तो पूछा जाता है नायब मुमलकत का पद किसके समय में बना था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में बना था। लिख लेते हैं बहराम शाह ने षड्यंत्र के द्वारा रज़िया की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा, क्योंकि भटिंडा का जो शासक था, सूबेदार था, उसने विद्रोह कर दिया था, अल्तूनिया। फिर उस विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया जाती है और वो वहाँ बंधक बना ली जाती है। फिर उसको शादी करना पड़ता है और जब वो वापस आ रहे थे तब तक यहाँ बहराम शाह कब्जा कर लेता है दिल्ली की गद्दी पर, और जब वो वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में मरवा देता है। तो ये कहानी थी रज़िया की मृत्यु से संबंधित। तो बहराम शाह षड्यंत्र के द्वारा रज़िया की हत्या
के बाद गद्दी पर बैठता है। वह नाम मात्र का सुल्तान था। वह नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तविक शक्ति वह नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तविक शक्ति 40 गुलाम, अधिकारी भी कह सकते हो 40 गुलाम का दल, 40 विश्वसनीय गुलामों का दल, सिर्फ इतना ही हम यहाँ लिखा रहे हैं। तो 40 गुलाम का दल, 40 जो कहलाता था, के पास थी। नायब ए मुमलकत, इसका मतलब होता है संरक्षक। नायब ए मुमलकत का पद शासक पर नायब ए मुमलकत का पद शासक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने बनाया और इस पद पर एतगीन को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया गया? एतगीन को नियुक्त किया। तो किसको नियुक्त करते हैं? एतगीन को। तुर्की अमीर बनाते हैं इस पद को, जिससे शासक पर अपनी क्या रहे, पकड़ बनी रहे, और एतगीन को उस पर नियुक्त करते हैं। लेकिन क्या किया जाता है? एतगीन की बढ़ती ताकत को देखकर बहराम शाह क्या करता है? उनकी हत्या कर देता है। किंतु एतगीन की बढ़ती शक्ति को देखकर बहराम शाह उसकी हत्या कर देता है। बहराम शाह उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि ये संरक्षक था और इसकी शक्ति बढ़ रही थी, तो इसको भय था कहीं हमारी ये हत्या ना कर दिया, हमें पद से हटा ना दे। किसको? बहराम शाह को। इसलिए इस बहराम शाह ने क्या किया? एतगीन को मरवा दिया। एतगीन की तो नायब मुमलकत के पद पर पहली बार नियुक्त किसकी की गई? एतगीन की गई। किसने बनाया था? तुर्की अमीर ने बनाया था। ये किसके काल में? बहराम शाह के काल में। ठीक, मुइजुद्दीन बहराम शाह के काल में बना था नायब मुमलकत का पद। तो एतगीन के बाद जो बदरुद्दीन सूकर रूमी थे, वो नायब मुमलकत के पद पर बैठाए गए। एतगीन की मृत्यु के बाद बदरुद्दीन सूकर रूमी नायब ए मुमलकत पद पर बैठे। नायब ए मुमलकत के पद पर बैठे, या इनको नियुक्त किया गया।
और बहराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा। और बहराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु स्वयं ही मारा गया। परंतु स्वयं ही मारा गया। तो यतगीन के बाद किसकी नियुक्ति होती है नायब मुमलकत पर? बदरुद्दीन सुकर रूमी की। बदरुद्दीन सुकर रूमी की नियुक्ति होती है। लेकिन इसने क्या किया, ये बहराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। जब बहराम शाह को पता चला तो इसको भी मरवा दिया, खुद ही स्वयं ही मारा गया। अब 1241 में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया। 1241 में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया और 1242 में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। तुर्की अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। तो 1241 में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया और 1242 में क्योंकि अव्यवस्थाएं फैल गई तो इसी का तुर्की अमीर जो है क्या लाभ उठाकर बहराम शाह की हत्या कर देते हैं। अब उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अच्छा, मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था? इल्तुतमिश के समय में। लेकिन उसने क्या किया था, संरक्षण नहीं दिया था उसको, तो सीमा से ही वापस लौट गए थे। इस तरह बच गई थी दिल्ली, हमने बताया था उसमें। अब लेकिन उसके बाद कब आक्रमण हुआ? 1241 में। किसके काल में? बहराम शाह के काल में। अब उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46। 1242 से 46। तो अलाउद्दीन मसूद शाह कैसे शासक बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह का पुत्र था। जो रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह हमने पढ़ाया है रजिया से पहले, तो उसका पुत्र जो था वही अलाउद्दीन मसूद शाह था। ये भी दुर्लभ और अयोग्य नाम मात्र का शासक था। इसने नायब ए मुमलकत के पद पर, जो नायब ए मुमलकत का पद है, इस पर कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया और वजीर के पद पर मुजाहिदुद्दीन को नियुक्त करता है। तो लिख लेते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह का पुत्र था। फिरोज शाह का पुत्र था। तो कौन था अलाउद्दीन मसूद शाह? ये रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह का पुत्र था, जो रजिया से पहले बना था। यह भी दुर्बल, अयोग्य, यह भी दुर्बल, अयोग्य व नाम मात्र, दुर्बल अयोग्य नाम मात्र का शासक था। दुर्बल अयोग्य नाम मात्र का शासक था। इसने नायब ए मुमलकात के पद पर, इसने नायब ए
मुमलकत के पद पर, इसने नायब ए मुमलकत के पद पर कुतुबुद्दीन हसन और वजीर के पद पर, तो इसने नायब मुमलकत के पद पर कुतुबुद्दीन हसन को और वजीर के पद पर मुहाजिबुद्दीन को नियुक्त किया। तो जब कोई राजा बनता है तो अपने जो खास होते हैं उनको वो पद देता है, इसलिए वो बदल जाते हैं जो पहले वाले होते हैं। तो किसको नियुक्त करता है? मुहाजिबुद्दीन को नियुक्त करता है। वजीर मुहाजिबुद्दीन एक तजाकिस्तान का गैर तुर्क था, मतलब जो तुर्क नहीं था। मुजाहिबुद्दीन कौन था? वजीर मुहाजिबुद्दीन, एक सेकंड यहाँ थोड़ा, मुहाजिबुद्दीन ही है। मुहाजिबुद्दीन एक गैर तुर्क था। मुहाजिबुद्दीन जो एक गैर तुर्क था, इसने तुर्क सरदारों को पद से हटाने का प्रयास किया। इसने तुर्क सरदारों को पद से हटाने का प्रयास किया। तो जो गैर तुर्क सरदार थे उनको ये क्या कर रहा था? पद से हटा रहा था, लेकिन तुर्की सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन तुर्की सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। तो ये हटाने का प्रयास कर रहा था गैर तुर्क सरदारों को, तो इसलिए तुर्की सरदारों ने मिलकर इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। मुजाहिबुद्दीन की हत्या के बाद नया वजीर कौन बनता है? नजमुद्दीन अबू बकर। किसको बनाया जाता है? लिख लेते हैं। मुजाहिबुद्दीन की हत्या के बाद मुजाहिबुद्दीन की हत्या के बाद मुजाहिबुद्दीन की हत्या के बाद नया वजीर नजमुद्दीन अबू बकर, नया वजीर नजमुद्दीन अबू बकर, नजमुद्दीन अबू बकर को बनाया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को, अब उस टाइम 40 शाह में कौन था? बलबन भी था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को हांसा का इख्ता दिया और अमीर ए हाजिब जो मुख्य दरबारी होता था उस पद पर भी इसको नियुक्त करता है। फिर 1245 में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है उच्छ पर, तो बलबन क्या करता है? उसको
मंगोलों को पीछे धकेल देता है और उच्च पर पुनः नियंत्रण पा लेता है। इससे जब वो बलबन ने मंगोलों को हराया एक प्रकार से, तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती, किसकी? बलबन की। इससे क्या होता है, शासक के प्रति यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के प्रति वहाँ की जनता में रोष उत्पन्न हो जाता है और बलबन इसी का फ़ायदा उठाकर बलबन क्या करता है, एक षड्यंत्र करके महमूद शाह को कैद में डाल देता है, जहाँ पर महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को हास का इक्ता दिया और अमीर ए हाजिब कौन सा पद होता था? मुख्य दरबारी अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। नियुक्त किया। 1245 में मंगोलों ने उच्च पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया। अपने अधिकार में कर लिया। उच्च पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया। तो बलबन ने मंगोलों को उच्च से भगाकर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। उच्च से भगाकर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। किसकी? बलबन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। जिससे बलबन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इससे बलबन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा मसूद शाह को कैदखाने में डाल दिया। जहां इसकी मृत्यु यानी उसी कैदखाने में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने अभी पढ़ा अलाउद्दीन मसूद शाह कैसे शासक बनता है और कैसे इसको पद से हटाया जाता है। अब इसके बाद आएगा
नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन आएगा? नसरुद्दीन महमूद शाह। उसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, नसरुद्दीन महमूद शाह और बलबन को।